राष्ट्रीय महासचिव हैं और पार्टी है पूरी, तो कुछ भी छूटा नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताऊंगी 3 दिन से यहाँ हूँ। जो मुख्य बातें हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जिसकी वजह से यहाँ हूँ वो बाढ़ है। बाढ़ में हर जगह गई हूँ, नाव से गई हूँ क्योंकि गांव के गांव कट गए हैं। पिछले 12 साल से ये समस्याएं हैं, कटाव की समस्या पिछले 12 साल से है और नीतीश जी पिछले 12 साल से हैं। तो ये पूछने की अब ज़रूरत है, IPL मैच खेलने से काम तो चलेगा नहीं, तो ये पूछने की ज़रूरत है कि जो लोगों के घर चले गए क्या उन्होंने पिछले 12 साल में ज़मीन दी। ये पूछने की भी ज़रूरत है कि जो कट रहे हैं उसके लिए उन्होंने पहले से किसी भी तरीके की निगरानी, किसी भी तरीके की बंदोबस्तगी की। कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा। जो लोगों के घर अचानक से कट गए हैं उनके पास कोई आश्रय स्थल नहीं है। अगर वो स्कूल में भी जाके रह रहे हैं तो स्कूल के जो रसोई घर हैं वो भी बंद हैं। लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है। उनके साथ वो किस तरीके से रहते हैं उसी पानी में चल के देख के आए हैं। यही मुख्य मुद्दा है जिसकी वजह से आपसे आज बात कर रहे हैं। बिहार की बदहाली में किसका हाथ है? एक सवाल है, अभी अनुपम सुमन जी ने कहा जैसा कि आप भागलपुर एयरपोर्ट का मुद्दा उठाती हैं, कहाँ उठाती हैं ये नहीं बताया गया। आपके द्वारा पिछले दिनों ट्वीट किया गया था कि पूर्णिया में एयरपोर्ट चाहिए और आप भी बखूबी जान रहे हैं कि पूर्णिया अगर एयरपोर्ट हो जाता है तो भागलपुर में एयरपोर्ट कभी नहीं शुरू हो सकता। देखिए, दुनिया बहुत आगे निकल रही है। ये बिहार जो हम बातें कर रहे हैं इतने वक्त से, वो आपकी और हमारी, हम सबकी जिम्मेदारी है। ये सब जो बातें हैं कि पूर्णिया में अगर एयरपोर्ट होगा तो यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होगा, मैं ये जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों है। नजदीक में नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। एयरपोर्ट मैडम मसला ये है कि पूर्णिया भागलपुर नहीं, मसला है कि आपने भागलपुर के लिए पूर्णिया के लिए आपने मुझे भी बोलने दें और फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले दिन से, जिस दिन से हम यहाँ आए हैं उस दिन से हमने ये मुद्दे उठाए हैं। हमारा एक मैनिफेस्टो है, आपसे अनुरोध है कि वो मैनिफेस्टो भी एक बार पढ़ लीजिए, हमारे वेबसाइट पे भी है। उस मैनिफेस्टो में साफ साफ बहुत अच्छे से लिखा है कि हमें कहाँ कहाँ एयरपोर्ट लगाने की ज़रूरत है। एयरपोर्ट वहाँ पे लगता है जहाँ पे उसके आसपास कुछ भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हों, और जहाँ भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ उत्पन्न करने की संभावना होती है वहाँ पे एयरपोर्ट होना ही होता है। नंबर 1 बनाना कोई जुमला तो नहीं है। नंबर 1 कैसे बनेगा? पूरे बिहार को अगर आगे करना है, अगर उद्योग लगाने हैं तो उद्योग लगाने के साथ साथ एयरपोर्ट भी तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे कोई उद्योग नहीं लगेंगे। एयरपोर्ट अपने आप में एक इकोसिस्टम है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ का एक इकोसिस्टम है, उससे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और सबसे पहली चीज़ जो उद्योग लगाने से पहले करनी पड़ेगी वो है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना पड़ेगा ताकि लोग आए और वहाँ पे उद्योग लगाएं। तो जहाँ पे एयरपोर्ट नहीं होगा, जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होगी, वहाँ पे कोई भी नहीं आएगा उद्योग लगाने। जहाँ पे बाढ़ आएगा वहाँ पे कोई भी बिजनेसमैन नहीं आएंगे उद्योग लगाने। और जब तक बाढ़ की समस्या खत्म नहीं होगी, बाकी सिर्फ जुमलेबाजी है जो सभी लोग कर रहे हैं और करते रहे हैं। तो पहले दिन से ये मेरा सवाल, आपका घर दरभंगा से 15 किलोमीटर दूर है, बिशनपुर नहीं, मेरा घर बिशनपुर नहीं है, मेरे पिताजी का घर बिशनपुर है। मेरा घर दरभंगा है, दरभंगा में ही मैं पैदा हुई हूँ, दरभंगा में ही मैं बड़ी हुई हूँ, वही मेरा घर। आपके गांव में भी बाढ़ की स्थिति है, लगभग 100 घर डूब गए हैं, आप उनके बारे में प्रश्न क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि आप भागलपुर देखने के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका ही गांव डूबा हुआ है, सब जो घर हैं वो डूबे हुए हैं। बिल्कुल डूबा हुआ है। 12 प्रखंड और अब मैं भी आपको बोलती हूँ, 12 प्रखंड और 6 लाख की हम सभी लोग जो अभी यहाँ पे बैठे हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि एज मीडिया कर्मी मुझसे बात करें, ठीक है? और मैं बिल्कुल सच के साथ आपको सारे जवाब दूंगी, वो भी सुने। बिल्कुल डूबे हैं और मैं उनके लिए तभी कर पाऊंगी जब मेरे पास करने का कोई पद होगा। इसीलिए राजनीति की जाती है, इसलिए लोग रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं। मैं अभी जो कर सकती हूँ, मैं सदन में नहीं हूँ, मेरे पास वो पावर्स नहीं है, और ना ही कोई जमा किया हुआ कोई काला धन है या किडनैपिंग का जमा किया हुआ कोई पैसा है जो लोगों में बांट दूँ। राजनीति करने का पूरी दुनिया में यही तरीका होता है कि आप क्या करेंगे वो आप लोगों के सामने रखते हैं,
और लोग जब आपको चुनते हैं तो वहाँ बैठ के आप नीति बनाते हैं, और अगर आप वहाँ नहीं बैठते तो जो नीति बनाने वाले लोग हैं उनसे प्रश्न पूछते हैं। मैं आपको एक सूचना देती हूँ, मेरा घर तो बिशनपुर है नहीं, मेरा गांव है, मेरा घर दरभंगा है। मेरे दरभंगा के उस गली में 2 लोग रहते हैं जो जदयू के हैं, और मेरा पूरा गली खुद डूबा हुआ है। तो यही प्रश्न तो मैं भी पूछ रही जो आप पूछ रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं है? आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ किसी भी शहर में, चाहे वो पटना हो, दरभंगा हो और भागलपुर हो, और मैं सिर्फ दरभंगा की नहीं हूँ, मैं पूरे बिहार की हूँ, बिहार में किसी भी शहर में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो क्या इनमें काबिलियत नहीं थी ड्रेनेज सिस्टम बनाने की, या इनकी नीयत नहीं थी ड्रेनेज सिस्टम बनाने की? जब तक ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनेगा तब तक जल जमाव होगा, जल जमाव से पानी आएगा, तो वो बनाना पड़ेगा। मैम एक बात बताइए, आप बिहार की बेटी हैं, आपकी तालीम भी जो है विदेशों में हुई, कोई जिस तरह की नीति की बात कर रही है सरकार, चलिए सरकार को अपनी जगह पर है, लेकिन अगर कोई नीति आपके तरफ, चूंकि ये आपदा हर साल आता है, और आज आप जो है लगभग तमाम बिहार के दौरे पर हैं, आप भागलपुर के, क्या कोई ऐसी नीति है जो आपके बाढ़ जैसी आपदा से बचाव हो सके? मैं आपको मैंने पूरी दुनिया की नीतियां पढ़ी हैं, और इसी वजह से पढ़ी और सीखी हैं ताकि बिहार की जो समस्याएं हैं उसका निदान कैसे हो सके। इसके लिए तो बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे ही यहाँ, भले ही मेरी विचारधारा भाजपा से बिल्कुल अलग है, लेकिन उनके एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके वक्त में ये निर्णय लिया गया था कि रिवर इंटरलिंकिंग होगा, रिवर इंटरलिंकिंग करना था। उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है और दक्षिणी बिहार में सूखा आता है। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है दुनिया में, अब समुद्रों के बीच से लोगों ने ट्रेन निकाल लिया है, और ये आज तक पिछले 75 साल में रिवर इंटरलिंकिंग नहीं कर पाए। वो करना पड़ेगा। उसके अलावा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बनाना पड़ेगा। जो कैनाल सिस्टम है जो अंग्रेजों के वक्त बना था, उसके बाद उसको देखा भी नहीं गया है, उसकी मरम्मत करनी पड़ेगी ताकि उससे एग्रीकल्चर को भी फायदा पहुंचे। और एक तरफ उत्तरी बिहार में एग्रीकल्चर, जो कि विश्व की सबसे प्रोडक्टिव लैंड है हमारी, ये सब जुमले नहीं हैं, ये सब एविडेंस बेस्ड बात है। तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी बनाने में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सबसे प्रोडक्टिव लैंड है, जहाँ पे पानी की वजह से खेती का नुकसान हो रहा है, वहाँ पे उतनी ही पानी कैसे पहुँचे कि नुकसान ना हो, और नीचे जहाँ पे नुकसान इस वजह से हो रहा है कि पानी पहुँचती ही नहीं है, वहाँ पे सिंचाई के लिए पानी कैसे पहुँचाए। यही नीति बनानी पड़ेगी, तभी ये बाढ़ का समस्या ठीक होगा, नहीं तो तब तक हम ऐसे ही पूरे देश में सबसे पीछे रहेंगे। आपका पूरा परिवार 40 वर्षों से राजनीति में रहा, आपके गांव के भी लोग कहते हैं कि इनका परिवार तो गांव आता है। आप उसी गांव से आए क्या? चल, ये हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हाँ, बताती हैं। ग्राउंड की 2 चीजें बताती परिवार हूँ। की राजनीति नहीं है। परिवारवाद से मुझे सख्त नफरत है, पहले तो वो बहुत ही क्लियर कर। ये मेरे बाप की पार्टी नहीं है, ये मेरी पार्टी है, ये मैंने खोली। अगर मुझे पावर चाहिए था, आप सब बहुत ही दिमाग वाले लोग हैं, बिहार में आपको पता है राजनीति कैसे होती है, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मैंने कितना मुश्किल रास्ता चुना है। इस जगह के जो राजा नंद हैं उनसे टक्कर ले लिया है, आपको भी पता है। और सबसे पहले जिसके खिलाफ मैं गई हूँ वो मेरे खुद के परिवार के लोग हैं। आपको तो ग्राउंड की सारी जानकारी है, आपको तो पता होगा कि मेरे परिवार के ही लोगों ने जो विधायक बन गए खुलेआम मुझे गाली दी है, ये तो पता करके ही आए होंगे। परिवारवाद को खत्म करना पड़ेगा, ये राजतंत्र तो नहीं है। अपनी मेहनत से चीजें पाई हैं जिंदगी में, बाहर किसी के पैसे पे पढ़ने नहीं गई थी, लोन लिया था, फाइनेंशियल एड लिया था और पढ़ाई की है। और खुद से पार्टी इसीलिए बनाई है ताकि उन लोगों को जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि वो राजनीति किस तरीके से करें, उनको वो प्लेटफॉर्म मिले। परिवारवाद को खत्म करने के लिए आए हैं। मेरा आपसे पहले मैं ही प्रश्न पूछूंगी, मैंने ही अभी आपको ये चीज़ बोली कि उस मोहल्ले में 2 जदयू के बहुत बड़े नेता रहते हैं लेकिन पानी का जमाव होता है, तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये किस परिवार से आते हैं नहीं आते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकी अपनी राजनीति है, अपनी ब्रांड ऑफ राजनीति है। ये प्लूरल्स पार्टी है, ये किसी के पिता की पार्टी नहीं है और किसी के बच्चे की पार्टी नहीं होने वाली। एक चीज़ बताइए मैडम, आप इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपने मास्टर्स किया है। बिहार आज़ादी के कितने दिन के बाद भी बिहार की जो स्थिति लग रही है वो ऐसी लग रही है कि मतलब उसको वर्णन नहीं किया जा सकता है। हर साल, लेकिन जब वक्त आता है चुनाव का
तो क्या आपको लगता है कि क्या बेसिक रीज़न है जो कि लोग अच्छा अपने नेतृत्व का चुनाव नहीं कर पाते हैं? कहीं ना कहीं उनको सोचना पड़ता है, वहाँ पर जातिवाद आ जाती है, या इससे कैसे आपको लगता है कि यहाँ से मुक्त हो सकेगा ये बिहार इस जातिवाद की राजनीति से या धार्मिक चीज़ों से? ये बताइए। देखिए, जातिवाद तो बहुत पुराना है, बहुत लंबा हमारा इतिहास है। वो ऑपरेशन का बहुत लंबा इतिहास है, और उसी के वजह से मैं अंबेडकर जी के स्कूल ऑफ थॉट से आती हूँ, ये भी मैंने कई बार कहा। उसी वजह से ये नीतियाँ बनाई गई कि लोगों का भला हो सके। वो अपॉर्चुनिटीज़, वो अवसर जो किसी को सिर्फ इस वजह से नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वो किसी खास जाति में पैदा हुआ था, वो उनको मिले, लेकिन उसको इन लोगों ने बना दी कास्ट पॉलिटिक्स। अब ये भी मैं कहना चाहूँगी कि रिप्रेजेंटेशन और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स दोनों दो चीज़ें होती हैं, दोनों का कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ पे इतनी सारी बातें होती हैं, लेकिन आज तक ये बात नहीं हुई कि इनके सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या हैं। ये जो जातियाँ हैं जिनके नाम पे ये इतने लंबे वक्त से राजनीति कर रहे हैं, इनको जानबूझ के गरीब रखा गया है। शिक्षा की हालत कितनी चौपट है आप सब जानते हैं, आप सबसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। अशिक्षित रखा गया है, गरीब रखा गया है। और मुझे ये लोग कहते हैं कि लोग नहीं बदलाव चाहते, जातिगत राजनीति असली कारण नहीं है। असली कारण है क्लाइंटलिज्म। क्लाइंटलिज्म का ये मतलब है कि जाति के नाम पे बहुत सारे दलाल हैं जो कि पैसा लेते हैं और डरा के, धमका के या उस पैसे का प्रयोग करके जो ये लोग बैठ के हमारे टैक्स के पैसे को चुरा के इकट्ठा करते हैं, उसका प्रयोग करके लोगों से वोट लेते हैं। हमारी पार्टी में सभी जाति के लोग। आप बताइए, अगर जातिगत इतनी नफरत होती तो ये संभव ही नहीं था कि इस पार्टी में ऐसे लोग आते। ये मुश्किल है, ये तो बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। लगेगा बिहार को इस चीज से बाहर आने में? आपको लगता है आप प्रयास कर रही हैं, लेकिन कितना वक्त लगता है कि आपको यहाँ उबर पाएंगे लोग इस सोच से? 5 साल। 5 साल में उबर जाएंगे? 5 साल में उभरेंगे, उबरना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों को समझना पड़ेगा। और हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों से सिर्फ परिवारें आगे बढ़े हैं। कोई नेताजी और नेताजी का परिवार आगे बढ़ा है, और बाकी बिहार में अब सिर्फ 2 जाति है। एक जाति है नेताओं की, उनकी तो कोई जाति नहीं होती। मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, कोई भी जाति का नेता हो, जब कुर्सी पे बैठता है तो साथ में बैठता है ना? तब तो नहीं देखता कि उसकी कौन सी जाति है, बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। 2 ही जातियाँ हैं, एक नेताओं की जाति है, नकली नेताओं की जाति, जिन्होंने बिल्कुल देश के फैब्रिक को बर्बाद करके रख दिया है। 21वीं शताब्दी में अगर हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, अखंड भारत का नारा था हमारा, उसी वजह से हम देश आज़ाद हुए। पाकिस्तान तो नहीं है हम, इसी वजह से आज़ाद हुए हैं कि देश में हर धर्म के लोग साथ में रहेंगे। और अगर आज हम इस पे लड़ाई कर रहे हैं, ये तो नेशनलिज्म नहीं है। वो नेशनलिज्म जिसमें कि आपकी इकोनॉमी आज़ादी के बाद पहली बार माइनस में चली गई, आपकी जीडीपी, वो तो नेशनलिज्म हो ही नहीं सकता है। तो वही है, बहरूपिये हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को ये चीज़ समझ में, और लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें। पिछले बार हमारे पास बहुत कम वक्त था। आपको याद होगा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। हम जब यहाँ पे आए, और नीतीश जी भी चाहते थे कि लॉकडाउन थोड़ा और बढ़े और थोड़ा और बढ़े, और हमारे पास सिर्फ 3 महीने थे। उसमें हम सबसे बड़ी पार्टी थे जिसने अपने सबसे ज़्यादा उम्मीदवार खड़े किए, और सब बहुत ही पढ़े लिखे उम्मीदवार, ऐसे कोई गुंडे और कोई जिन पे बहुत सारे केस हैं वैसे उम्मीदवार नहीं। और इलेक्शन कमीशन में हमें उतना ही वक्त मिला, 15 दिन का वक्त मिला, और 243 कंस्टिट्यूएंसीज थी। हमारे लगभग 100 प्रत्याशियों को लड़ने नहीं दिया गया। ऐसा भी भारत के इतिहास में पहली बार हुआ होगा। हमने 8 मार्च को पार्टी का आवेदन दिया, और वो 13 अक्टूबर को जाके स्वीकार्य हुआ। वो भी भारत का एक इतिहास में पहली बार हुआ। कोई भी पार्टी बन जाती है, लेकिन हमारी पार्टी को इतने दिन तक इतना संघर्ष करना पड़ा सिर्फ बनाने में। तो संघर्ष तो है। मैम, बिहार का प्रमुख मुद्दा अभी बाढ़ है। राजनीति को तो कुछ दिन के लिए साइड रखना पड़ेगा। मैम, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आपने भ्रमण किया, क्या पाया अभी? ये नहीं लगता कि हम 21वीं शताब्दी में हैं, और ये बात बिल्कुल ही झूठी है कि नीतीश जी ने पिछले 15 साल से, आगे की उनका राजनीतिक करियर जो भी है लालू जी के साथ, उसको रहने देते हैं, पिछले 15 साल के अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल में नीतीश जी जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं, ये बात बिल्कुल फ्रॉड वाली बात है। क्योंकि कहीं भी कोई भी बाढ़ के लिए कोई भी सहायता नहीं है।
सारी स्कीम सिर्फ कागज पे हैं। ये मेरी ग्राउंड रिपोर्टिंग है आपको, सारी स्कीम सिर्फ कागज पे हैं। बिहार को बदहाली से किस तरह से बचा है? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कहाँ पे आपको लगती है कि नीतीश जी ने जो औद्योगिक नीति बनाई थी कि बिहार में उद्योग लगेगा, कहाँ पे ये फेलियर हो गए कि कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी नहीं हो रही? एज अ पॉलिसी मेकर इसका जवाब मैं आपको दूंगी। यहाँ की कोई पॉलिसी ही नहीं है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हॉलिस्टिक होती है। उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आपका पॉलिटिकल क्या सीन है। अगर बहुत ही बेसिक सा ये सोचने वाली बात है कि अगर गुंडों का वर्चस्व होगा तो कोई नहीं आएगा, अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो कोई भी नहीं आएगा। जहाँ पे दिन दहाड़े लोगों को गोली से उड़ा दिया जाता है वहाँ कोई नहीं आएगा। तो ये हो गया इसका पॉलिटिकल पहलू जो कि बहुत ही ख़राब है। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाने के लिए पॉलिसी संबंधित चीज़ें जाननी और करनी पड़ती हैं। ऐसी तो कोई भी चीज़ उन्होंने नहीं की है। सारी चीज़ें लोगों को पता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या ये है, बावजूद इसके लोग क्यों नहीं समझते? आपको क्या लग रहा है, क्यों नहीं समझना चाहते या समझते नहीं? लोगों के पास विकल्प नहीं था। लोगों के पास विकल्प नहीं था। हमें जितने कम वक्त मिले उसमें हम सबके पास पहुंच नहीं पाए। बहुत कोशिश किए, खुद से कितनी आवाज़ पहुंचाएंगे। 45,106 गाँव, सब गांव में जाना तो पॉसिबल नहीं है। और मेरा ये दावा भी है कि नीतीश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी इन सारे गांव पता नहीं कितनी बार गए होंगे, शायद हर गांव एक बार भी गए होंगे, और बाकी मुख्यमंत्री उम्मीदवारों का तो रहने ही देते हैं। तो सब जगह पहुंचना है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश है। बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बधाई और शुभकामनाएं जो है ट्विटर पे लगातार आपको आते हैं, लेकिन लालू जी और नीतीश जी का बोलियां भी इस तरह की है, कब तक बंधाएंगे आप? कितनी जल्दी हो सके। कितना समय लगेगा? मेरे एजेंडे में, मेरे टारगेट में 5 साल है। जल्दी से जल्दी करना होगा क्योंकि सबकी उम्र बढ़ रही है, बच्चों की भी उम्र बढ़ रही है। बिहार में जो लगातार जो इजाफा हो रहा है, कैसे देखती है बिहार में? लगता है कि बिहार जो है यहाँ कोई सुशासन नहीं है। मुंगेर में निशंस बच्ची की हत्या हो गई, मेयर की हत्या कटिहार में जो है सरेआम गोली काट गई, लगातार बिहार में जो है। आपको मधुबनी की घटना याद होगी, सभी पार्टी के लोग दौड़ गए थे। यहाँ तक कि पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है, वो भी पता है मुझे। दिन दहाड़े हत्या हुई, पूरे परिवार को गोली से उड़ा दिया, सभी लोग दौड़े, सभी पार्टी के लोग दौड़े। हम अभी गए थे वहाँ पे इसी महीने, कुछ नहीं मिला है उन्हें। अभी उस दौड़ने के बाद और मीडिया में न्यूज़ में चलने के बाद कोई गया नहीं है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है, किसी ने ये भी नहीं देखा है कि उस घर में जो महिलाएं बच गई हैं उनकी क्या हालत है। और तो और एक पुरुष हैं जो अभी बचे हुए हैं, उनके नाम पे भी उन्होंने, जिन्होंने भी मारा है, खुलेआम ये कह के रखा है कि हम इन्हें मार के ही जेल जाएंगे। फिर भी उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है, सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगे हैं। ये सच्चाई है, ये सच्चाई हम देख के आ रहे हैं। कोई सुशासन नहीं है, सुशासन के नाम पे फ्रॉड हो रहा है, यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये रियलिटी। सृजन जैसे मुद्दे को तो आप आपसे अवगत होंगे, सृजन जैसे मुद्दे पर लगभग अब कार्रवाई होती है, जो आरोपी थे उसमें पीके घोष की गिरफ्तारी भी हो गई मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। कैसे देखते हैं सृजन को लेकर के? सृजन घोटाला किसी सरकार का है? देखिए, बहुत ही मैक्रो आंसर दूंगी मैं इसका। बहुत सारे घोटाले हैं, कुछ घोटाले हैं जिनके बारे में पता है, कुछ घोटाले हैं जिन पे अभी तक जांच होने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें तभी होंगी जबकि इनकी जो भी अफसरशाही है वो ख़त्म होगी, जो भी गुंडागर्दी है वो ख़त्म होगी, और वो ख़त्म तभी होगा जब ये वहाँ से इनका बोरिया बिस्तर बांधेंगे। तो वही बांधने आए हैं। रेशम बुनकरों से भी मिली थी आप, पिछले दौरे में आए थे, क्या लगता है कि इसको कैसे बनाया जा सकता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारी संभावना है। हमारे मैनिफेस्टो में जो रोजगार लाने की हम बातें करते हैं, उद्योग लाने की बातें करते हैं, 80 लाख उद्योग ऐसे ही नहीं लिख दिए थे। 80 लाख रोजगार मतलब वो बाकी पार्टियों के जैसे कोई जुमला के जैसे नहीं लिखा था। टेक्सटाइल पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल, आप बांग्लादेश को देख लीजिए, या हमारे ही देश में अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो आप तमिलनाडु को देख लीजिए। तो जो भी यहाँ पे था, जो सिल्क सिटी कहते हैं आप भागलपुर को, या जो भी बुनकरों की हालत है वो तो बस बदतर हुई है। मैंने अपने ज़िंदगी में यहाँ पे लोगों की हालत से बदतर होते हुए देखी। बहुत ख़राब हालत है, किसी भी तरीके की सहायता नहीं है, जबकि उसमें इतनी संभावनाएं, सिल्क में कितनी संभावना है ये तो किसी को कहने की ज़रूरत है नहीं।
और जब वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाहे वो स्मॉल स्केल पे हो चाहे वो बड़े स्केल पे हो, वो जब भागलपुर में आएगा तभी बुनकरों की हालत बेहतर है। एक मैडम सवाल है कि जानना चाहते हैं, मैं जानना चाहती हूँ कि आप में से कोई ये प्रश्न नीतीश जी और लालू जी से कभी जाके पहले पूछें उनके वाइट ड्रेस का सीक्रेट क्या है, फिर उसके बाद मैं ये बताऊंगी। और उससे पहले ये पूछें भागलपुर से संबंधित एक बात कि NH80 में क्या हुआ। मैं पिछली बार भी आई थी, NH80 पे जाके मुझे लोगों ने दिखाया था कि कितनी हालत ख़राब है। ऐसी जगह गई थी जहाँ पे लोगों ने बोला कि रास्ते से नहीं ले जा पाए तो मौत होगी रास्ते में। और अब तो विधायक बने बहुत दिन हो गए हैं, सांसद बने भी हैं, बहुत दिन हो गए हैं, क्या किया है ये पूछने की ज़रूरत है। और मैं यहाँ से चुनौती देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आए, भागलपुर आए। अभी तो हम जहाँ जाते हैं उसके पीछे पीछे वो लोगों को भेजते हैं, खुद आए और NH80 से आए। ये मेरी उनको चुनौती है, उनको अनुरोध भी है कि आए और देखें कि NH80 की क्या हालत है। आप कभी उस क्षेत्र से गुजरी हैं NH80 से? कल रात से ही हैं, कल रात में ही आई हैं। कल रात में भी आई हूँ, पीड़ 35 जाने का रास्ता है, वहाँ पे रुक के देखा भी था। देखिए मैं हर जगह गई हूँ, अब तो इतना घुमा है, मेरे साथ जो लोग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। हर जगह गई हूँ, देखा है। अब ज़रूरत है इन लोगों को यहाँ पे बुला के दिखाने की और पूछने की कि हवाई सर्वेक्षण करने से तो कुछ नहीं होना है। आइए ज़मीन पे आइए, देखिए कि क्या हालत है और जवाब दीजिए। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात कर रही है तो आखिर क्षेत्र तो वही है ना, वो आवाजाही का जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा, आज नहीं, सदियों से जो है वो क्षेत्र जो है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को ये लोग आज तक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी नहीं बना पाए। अब बताइए, ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार और ये सारी चीज़ें जो कहते हैं, इन्हीं की सरकार है वहाँ भी। ये आखिर प्रधानमंत्री से बात क्या करते हैं, कुछ भी तो नहीं करवा पाए हैं। आप NH80 के लिए क्या प्रयास करेंगे? सॉरी, NH80 के लिए क्या प्रयास? ये सारी बातें जो मैं यहाँ कह रही हूँ, चाहे वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी से संबंधित हो, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, उद्योग से संबंधित हो, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़ोर से प्रश्न पूछने की ज़रूरत है। और जैसा मैं अभी आपको कह रही थी कि यहाँ पे 3 लाख के लगभग मुझे वोट आया है हमारी पार्टी को, इतने कम वक्त में, बहुत ही कम वक्त में। उन 3 लाख वोटों के लिए, उन लोगों के लिए उनका कर्जा है हम पे। तो ये प्रश्न पूछेंगे कि पिछले 30 साल में लालू जी ने और नीतीश जी ने क्या किया है। पिछले जो पहले के 15 साल थे जिसमें कि सारे उद्योग बंद कर दिए, हमने जाके सारे उद्योग दिखाए हैं। उसकी तो एक तारीख है जिसको आप मिटा नहीं सकते, इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, इतिहास बहुत निर्दयी होता है। तो वो पूछ रहे हैं कि उस 15 साल में क्या किया। जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा और नीतीश जी के सो कॉल्ड सुशासन की भी चीज़ें पूछ रहे हैं। यही सब सुशासन है, NH80 उनका सुशासन है। वो पूछ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या बातें करते हैं, फेडरल सिस्टम में क्या होता है। आप मुख्यमंत्री इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि आप प्रधानमंत्री पर और सेंट्रल गवर्नमेंट पे प्रेशर दे सकें कि आप यहाँ पे चीज़ें करवाइए। बट ये तो खुद ही अपेरेंटली उनके मोहताज हैं, शायद इस वजह से कुछ कहते नहीं हैं। हम यही पूछ रहे हैं, जोर से पूछ रहे हैं और पूछते रहेंगे। जातिगत जनगणना पे आपकी क्या राय? देखिए, हमारे भारत में पॉलिटिक्स में और पॉलिसी मेकिंग दोनों में ही सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पॉलिसी मेकिंग भी सफ़र करती है वो है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, मतलब कि जानकारी का बहुत ही अभाव। इसीलिए तो ये होना ही चाहिए, इसमें तो कोई भी दो मत नहीं है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने अभी कहा था कि सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की भी एनालिसिस होनी चाहिए कि उनकी सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो पिछले 30 साल से ये लोग जो जाति के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, नहीं तो नहीं है, 30 साल से कर रहे हैं ये दोनों, तो कितना सुधार हुआ है ये हम जानना चाहेंगे। और असल में तभी पॉलिसी मेकिंग हो पाएगी, तभी लोगों को लाभ मिल पाएगा। आप चले हैं बिहार की तस्वीर बदलने के लिए, आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र क्या कहेंगे? मेरा गांव पूरा बिहार है, पूरे बिहार में ये जुमलाबाजी से नहीं होगा। जुमलाबाजी नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। आप मुझे बांट सकते हैं मेरे गांव के, मेरे क्षेत्र के, मेरे ज़िले के, मेरे बिहार के किस तरफ में हूँ उसके बेसिस पे। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि मैं क्या सोचती हूँ।
मुझे मेरे गांव के लोगों को जितना कष्ट है उतना ही जो लोग मेरे गांव के नहीं हैं उनको देख के भी है। आप बार बार मुझे मेरे गांव ले जाते हैं, मैं बचपन से आज तक में शायद 3-4 बार गई हूँ, बट उस 3-4 बार भी मैंने वही हालत देखी है जो कि आज बाकी सारी जगह देखती हूँ। तो मुझे बांट नहीं पाएंगे, किसी एक जगह कैद नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हालत तो और भी बदतर है। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। मधुबनी में ये हालत है कि मधुबनी से डीएमसीएच जाना पड़ता है लोगों को। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तो हालत सबको पता है, पूरे राज्य में कैसी हालत है वो पता है, बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक डीएमसीएच इन्होंने दरभंगा में रखा है जिससे कि आसपास के सारे जिले के लोगों को जाना पड़ता है। उसकी हालत जाके देखिए, उसमें सिर्फ सुअर नजर आएंगे आपको। और मैंने बचपन से वो देखा है, उसी तरफ से स्कूल जाते थे, उसको सिर्फ मैंने बर्बाद होते हुए देखा है। पहले ऐसी हालत नहीं थी, पहले वहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए शौक से आया करते थे। आज तो वहाँ पे सिर्फ सुअर ही नजर आएंगे आपको। तो यही है, चाहे वो मेरा गांव हो, चाहे वो जगह हो जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ, या वो बांका हो, या वो किशनगंज हो, या वो पश्चिमी पूर्वी चंपारण हो, या वो जमुई हो, कोई भी जगह हो, या वो भागलपुर हो, हर जगह के लिए प्रश्न पूछने आई हूँ और प्रश्न पूछूंगी। और आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, 100% सही है। इन्होंने कहीं के लिए भी कोई काम नहीं किया है, और जो भी लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो मेरे परिवार के लोग हों या परिवार के बाहर के लोग हों, सब दोषी हैं और उन सब से प्रश्न पूछूंगी। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.